we have discussed about chain and positional isomerism. Today we will start functional isomerism. Functional isomerism. Note कीजिए, isomers having different functional groups are called functional isomers. Example: ये दो कंपाउंड्स हैं, इथाइल अल्कोहल, डाइमिथाइल ईथर, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और यहाँ पे ईथर है, तो दोनों कंपाउंड्स फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। सेकेंड एग्जांपल्स की अगर बात करें, this compound is propanol, functional group is aldehyde, and this compound is acetone, functional group is ketone. So they are functional isomers. functional group में डिफरेंस आना चाहिए। अब अगर यहाँ पे अगला एग्जांपल्स में आपके पास अगर ये एग्जांपल्स हैं, एंड तो ये कंपाउंड है ब्यूटा 1,3 डाई and this compound is 2-butadiene. Butadiene and 2-butadiene are functional isomers because beta-1,3-diene has alkyl functional group, CC double bond is alkyl, and CC triple bond means alkyl. Now another example, fourth, अगर यहाँ पे बात करें CH3 Cn and CH3 NC, मिथाइल, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को याद है। फोर्थ एग्जाम्पल्स की बात करें, नोट कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। आपके पास CH3 Cn and CH3 NC, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। साइनाइड्स में फंक्शनल ग्रुप आपका CN नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड में फंक्शनल ग्रुप है NC
मीन्स नाइट्राइल। तो कभी भी फंक्शनल ग्रुप में अगर डिफरेंस होगा तो आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। और एग्जांपल्स हम लोग अगर लें, पांचवा एग्जांपल जैसे देखिए, अब अगर यहां पे बात करें, ये दोनों कंपाउंड क्या फंक्शनल आइसोमर्स होंगे? बिल्कुल होंगे। फर्स्ट कंपाउंड जो है आपका ऑर्थो ट्रेसॉल है और दूसरा बेंजाइन अल्कोहल। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये दोनों तो फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होने चाहिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप OH है। लेकिन ये आप ध्यान दीजिएगा, OH का मतलब अल्कोहल होता है, लेकिन यहाँ पे O जो है जुड़ा हुआ है sp2 कार्बन से और लॉन पेयर जो है रेजोनेंस का पार्ट होगा। और यहाँ पे जो O जुड़ा हुआ है sp3 कार्बन से। दोनों कंपाउंड का प्रॉपर्टी सेम नहीं होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है? डिफरेंट। हाँ, अलग बात है कि दोनों कंपाउंड में OH ग्रुप है, लेकिन ये आपका फिनॉल है और ये अल्कोहल है और दोनों कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो दोनों कंपाउंड आपका फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। इसके बाद हम लोग फंक्शनल आइसोमरिज्म के बाद बात करेंगे मेटामेरिज्म का। और मेटामेरिज्म के बाद आगे डिस्कस करेंगे रिंग चेन आइसोमरिज्म और लास्ट में टोटोमेरिज्म। अब अगर बात करें मेटामेरिज्म का मतलब क्या होगा, तो पहले आप नोट कीजिए, मेटामर्स कैन बी पॉसिबल ओनली इफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट मोनोवैलेंट। अगर यहां पे बात करें हम लोग, जैसे ये केस OH NH2 COH COH, तो ऐसे केस में मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग इस कंपाउंड की बात करें, ये फंक्शनल ग्रुप ईथर है, ये आपका कीटोन है, ये आपका सेकेंडरी अमीन है, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड है। सारे फंक्शनल ग्रुप बाइवैलेंट है या डाइवैलेंट है, इसलिए यहाँ पे मेटामेरिज्म पॉसिबल होगा। तो कंडीशन यही होगा कि फंक्शनल ग्रुप मोनोवैलेंट ना हो, पॉलीवैलेंट। ये सारे फंक्शनल ग्रुप डाइवैलेंट तो मेटामर्स क्या होते हैं, नोट कीजिए। This type of isomerism is only due to presence of different alkyl or aryl groups on
आइदर और both sides of same polyvalent functional group. Examples की अगर बात करें, आपके पास ये कंपाउंड्स हैं, पहली बात, पहला कंपाउंड है आपका मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, और सेकंड कंपाउंड है आपका डाई इथाइल ईथर। आपको बताया गया था कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ईथर है, उसके दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट मतलब डिफरेंट अल्काइल या एराइल ग्रुप होना चाहिए। अगर यहाँ पे बात करें मिथाइल प्रोपाइल ईथर में लेफ्ट साइड आपका मिथाइल है, राइट साइड प्रोपाइल है, और यहाँ अगर देखें तो डाइथाइल ईथर में लेफ्ट में भी इथाइल है, राइट में भी इथाइल है, मतलब दोनों तरफ आपका डिफरेंट ग्रुप है। तो ये दोनों कंपाउंड्स मेटामर्स कराएंगे और ये घटना मेटामर्स। तो ये दोनों कंपाउंड्स मेटामर्स। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, CH3 CO CH2 CH3 और CH3 CH2 CO CH2 CH3, दोनों आइसोमर्स हैं। फर्स्ट कंपाउंड इज 1 2 3 4 5, पेंटेन 2 1, और ये कंपाउंड है आपका पेंटेन 3 1। अब देखिए दोनों आइसोमर्स तो हैं। अगर आपसे कहा जाए, अगर इसको लोग ए मान लें, इसको बी मान लें, क्वेश्चन ए एंड बी आर ट्वाइस ए, मेटामर्स बी, पोजिशनल आइसोमर्स, तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए आप मेटामर्स कर सकते हैं, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप के लेफ्ट साइड में पेन 2 1 में मिथाइल, जबकि पेन 2 3 इन में 1 में आपका इथाइल है। राइट की बात करें तो ए में आपका प्रोपाइल है, बी में इथाइल है, तो निश्चित रूप से ये मेटामर्स है। लेकिन चूंकि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अगर बात करें कंपाउंड ए में सेकंड पोजीशन पे है और कंपाउंड बी में तीसरे पोजीशन पे है, तो अब ये पोजीशनल आइसोमर्स भी आपका सच है। लेकिन ये अगर सिंगल चॉइस है तो आप क्या कहेंगे? प्रॉब्लम मेटामर का है या पोजीशनल आइसोमर्स है?
तो वास्तव में सिंगल चॉइस होगा तो मेटामर्स होगा, अगर ये मल्टी करेक्ट होगा तो फिर दोनों आंसर सही है। तो जहां पे प्रॉब्लम रिजल्ट का आएगा स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में, तो उसके लिए आपको एक फंक्शनल आइसोमर्स के एक प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है, इसको आप याद रखिएगा, R T F M C P, ये ऑर्डर है प्रायोरिटी का। R का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, P का प्रायोरिटी सबसे कम। R का मतलब क्या हुआ? R का मतलब हो जाएगा रिंग चेन आइसोमर्स। T का मतलब होगा टॉटोमर्स। F का मतलब होगा फंक्शनल। M का मतलब होगा मेटामर्स। C का मतलब होगा चेन आइसोमर्स और P का मतलब होगा पोजिशनल आइसोमर्स। अब यहां पे देखिए ध्यान से, M पहले आ रहा है, P बाद में आ रहा है, प्रायोरिटी M का P से ज्यादा होगा। तो अगर कंपाउंड दिया हो A और B, आपसे पूछा जाए ये दोनों क्या होंगे, अगर मल्टी करेक्ट है तो दोनों आंसर सही होगा, मेटामर्स भी होगा, पोजिशनल आइसोमर्स भी होगा। अगर सिंगल करेक्ट है तो फिर ये मेटामर्स सही आंसर होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला टाइप, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नोट कीजिए, if one isomer has ring structure while another isomer has open structure, then they are called ring chain isomers. Examples plan. Example, देखिए आपके पास ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका साइक्लोप्रोपेन और ये प्रोपीन है। दोनों कंपाउंड की अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, C3H6 C3H6। अब क्योंकि साइक्लोप्रोपेन में आपका रिंग स्ट्रक्चर है और प्रोपीन में ओपन स्ट्रक्चर है, तो दोनों कंपाउंड रिंग चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। और एग्जांपल्स की बात करें, सेकंड, अब अगर ये देखिए ये दो कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 C4H8। पहला कंपाउंड है आपका साइक्लोब्यूटेन, दूसरा कंपाउंड है ब्यूट-1A। साइक्लोब्यूटेन has ring structure while but1In has open structure, so they are ring chain isomers। और नेक्स्ट आपका जो टाइप है वो है आपका टॉटोमरिज्म। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको छोड़ रहे हैं।
इसके बाद हम लोग काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मिलने जा रहा है। वो कंसेप्ट है नंबर ऑफ आइसोमर्स। देखिए, नंबर ऑफ आइसोमर्स पे किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो या मेडिकल का हो, एक क्वेश्चन श्योर रहता है, एटलीस्ट वन क्वेश्चन आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे निकालेंगे? देखिए, आइसोमर्स दो तरह का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टूडियो। अभी हम लोग स्टूडियो के बारे में बात नहीं की है, तो फिलहाल हम लोग का फोकस होगा नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको ड्यू निकालना होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ आइसोमर्स पे हर साल एक क्वेश्चन श्योर होता है, वो क्वेश्चन होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे। हाँ, स्टूडियो पे क्वेश्चन होता है, लेकिन स्टूडियो आइसोमर्स निकालना बहुत ही आसान है, फॉर्मूला है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं, तो ध्यान से आपको देखना होगा। उसके लिए आपको ड्यू के हेल्प से हम लोग आइसोमर्स निकालते हैं। तो आप नोट कीजिए, नंबर ऑफ structural isomers can be easily calculated by using du or IHD or DBE। ड्यू का फुल फॉर्म होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। IHD का मतलब होगा इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, और DBE का मतलब होगा डबल बॉन्ड इक्वल। सारा एक ही चीज है। तो DU है क्या, कैसे निकालते हैं, और DU निकालने के बाद इसको अप्लाई करना होगा। देखिए, DU का मतलब क्या होगा? DU का मतलब है आपका, कैसे निकालते हैं, number of hydrogen atoms in parent alkane times number of H atoms in number of H atoms in given molecular फॉर्मूला बाय 2। बहुत सिंपल है। आगे इसका यूज होगा आइसोमर्स निकालने के लिए। अगर आपके पास कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2, C2H4 और C2H6। अगर यहाँ हम लोग DU की बात करें, देखिए, अगर यहाँ पे DU निकालते हैं, इस केस में DU कितना है? 2 कार्बन वाले अल्केन में कितने H होंगे? 6।
अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। दो कार्बन है, H का मान 2n मतलब 4 और 2 ऐड करेंगे 6 होगा, और H है कितना? 2, मतलब 4/2 = 2। यहाँ पे अगर निकालें तो यहाँ पे भी 6 - 4/2, 2/2 = 1, और यहाँ पे निकालेंगे 6 - 6/2, 0/2 = 0। देखिए du आपका हर केस में निकला है। अब du का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ du। नोट कीजिए, du indicates number of pi bond or ring or both possible in structure of a given molecular formula। अगर देखिए du 0 है तो 0 का मतलब दो बात होगी, नो पाई बॉन्ड, नो रिंग। अगर du 1 आता है, दो पॉसिबिलिटीज, एक पाई बॉन्ड होगा विदाउट रिंग, मतलब पाई बॉन्ड होगा तो रिंग नहीं होगा, और अगर रिंग है तो 1 रिंग विदाउट पाई बॉन्ड। ठीक, अब अगर आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, C3H6 नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना? अब ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, पहले आ चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो देखिए C3H6 du की बात करें तो du कितना आएगा? 3 कार्बन वाले अल्केन कितने H होंगे? 8 होंगे। H है कितना? 6, 2/2 = 1। अब देखो du1 का मतलब है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि 1 पाई बॉन्ड विदाउट रिंग। तो यहाँ पे अगर बात करें और 1 रिंग, अगर रिंग है तो पाई बॉन्ड नहीं होगा, तो यहाँ पे आप नोट कीजिए। देखिए तो du आप निकाल चुके हैं, तो du1 पहले बात करेंगे पाई बॉन्ड का, पाई बॉन्ड होगा, रिंग नहीं होगा, और एक रिंग होगा तो पाई बॉन्ड नहीं होगा। आपके पास 3 कार्बन है, 1 2 3, पाई बॉन्ड आप कहीं रख सकते हैं, यहाँ रख देंगे, H यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। और रिंग की बात करें तो आप रिंग बना लीजिए, ये रिंग हर कॉर्नर पे क्या है? CH2 है। तो यहाँ पे 2 कंपाउंड्स बनेंगे, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 2 ही होगा। अब देखिए अगर du 2 होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? du अगर 2 हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, इसको हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे।
अगर du आपका 2 है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? पहला 2 पाई बॉन्ड होगा, 2 पाई बॉन्ड। दूसरा पॉसिबिलिटी आपका 2 रिंग्स हो सकता है। तीसरा पॉसिबिलिटी 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड। अब देखो अगर 2 पाई बॉन्ड है तो आपको मालूम है कि पाई बॉन्ड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड के अलावा होगा। 2 पाई बॉन्ड है तो जो अब देखो सिग्मा के साथ रहेगा। अब 2 पाई बॉन्ड है, 2 पॉसिबिलिटीज। अगर दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग है तो डबल बॉन्ड होगा, और अगर दोनों साथ साथ हैं तो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे पहली बात 2 डबल बॉन्ड्स, 1 ट्रिपल बॉन्ड। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है? अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले C3H4 और आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे? बहुत सिंपल है, देखो C3H4 यहाँ पे अगर आप ड्यू निकालेंगे तो ड्यू कैसे निकाल सकते हैं? 3 कार्बन मतलब 8 हाइड्रोजन, 4 H है, मतलब ये वैल्यू आप देख सकते हैं 4/2 मतलब 2 आ गया। अब इसी को अप्लाई करेंगे। कार्बन 4 है, 4 कार्बन 1 2 3 3 कार्बन, तो 3 कार्बन है तो आप डबल बॉन्ड रखना है, 2 डबल बॉन्ड, आप ये दोनों डबल बॉन्ड रख लीजिए। और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड कहीं रख लीजिए। दिस कंपाउंड ये डाइन है और ये आपका अल्काइन है। अब रिंग के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 रिंग्स की पॉसिबिलिटी को हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि रिंग के लिए मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड होता है एक रिंग के लिए 3 और 2 रिंग के लिए 4। अब यहाँ पे आपके पास 3 ही कार्बन हैं, इसलिए ये पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी। और यहाँ पे अगर बात करें एक रिंग और एक पाई, ये पॉसिबल है, ये कंपाउंड है, 3 कार्बन है मतलब, और ये यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है। एक तो आपका डाइन है, दूसरा अल्काइन है और तीसरा साइक्लोअल्कीन। तो यहाँ पे 3 आइसोमर्स आएंगे, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 3 होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब देखिए यहाँ पे अगर DU 3 आता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? देखिए यहाँ पे आप 3 पाई बॉन्ड ले सकते हैं, 3 रिंग्स ले सकते हैं और 2 रिंग्स प्लस 1 पाई और
1 रिंग प्लस 2 पाई। अब 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं एक साथ, जहां तक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सवाल है। 2 पाई एक साथ रह सकता है, ठीक है। तो 2 पाई एक साथ, 1 पाई अलग हो गया। तो 2 पाई अगर साथ में है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कितना ट्रिपल बॉन्ड? 1 ट्रिपल बॉन्ड प्लस 1 डबल बॉन्ड। और अब तीनों पाई बॉन्ड अलग अलग है, तो आपका 3 डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो ये आपका du है। तो du कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ d, कैलकुलेशन ऑफ d, सारी बात को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैसे du कैलकुलेट करेंगे। बार में ये सब ध्यान रखना है। कैलकुलेशन ऑफ डी, पहला पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अप्लाई एबव इक्वेशन डायरेक्टली। जैसे आपके पास C6H6 है, Du की बात करें तो यहाँ पे 6 कार्बन वाले लिखेंगे, 14H होंगे, 6H है, तो 8/2 = 4। तो इस कंपाउंड के लिए, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए Du आपका 4 है। 4 Du का मतलब क्लियर है, 4 पाई बॉन्ड हो सकते हैं या 4 रिंग हो सकता है, 3 रिंग 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, 2 रिंग 2 पाई बॉन्ड हो सकता है और 1 रिंग 3 पाई बॉन्ड हो सकता है। देखिए ये कंपाउंड आप जानते हैं बेंजीन है, रिंग आपका 1 है और 3 पाई बॉन्ड, तो अप्रोच हम लोग का सही है। अब उसी ढंग से अगर हम लोग बात करें C4H6 Du कितना होगा? सिंपल है, 4 कार्बन मतलब 10 - 6/2, 4/2 = 2। तो हाइड्रोकार्बन के लिए बहुत सिंपल है। अब मालूम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कौन कौन कंपाउंड हो सकता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन और सल्फर। तो अब अगर हैलोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, तो कैसे Du कैलकुलेट करते हैं? फिर सेकंड पॉइंट, note कीजिए, if a given molecular formula contains an atom whose valency is 1, एक वैलेंसी मतलब क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ, सोडियम पोटेशियम का भी वैलेंसी एक होता है, लेकिन आपको सोडियम पोटेशियम नहीं मिले जा रहा है। अगर मिल जाता है तो क्या करें? तो आपको लिखाया गया, if a given molecular formula contains an atom whose valency is 1, then the atom is ignored. Atom को आप if a given molecular formula contains an atom whose valency is 1, atom यही होगा FClBri,
देन द एटम इज ट्रीटेड एज हाइड्रोजन। तो एटम को आप हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करेंगे। अगर आपके पास CH3 Cl मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो यहाँ पे Cl को H की तरह ट्रीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, Cl को H की तरह, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? CH4 Du आपका कितना हो जाएगा? 0 होगा। अब अगर आपके पास फॉर्मूला है C4H4 Br2, यहाँ पे बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 होगा, Br को H मानना होगा, Cl को भी H मानना पड़ेगा। तो टोटल H कितना होगा? 4 2 6, और यहाँ पे Du सिंपल है आपके लिए निकालना, 10 माइनस 6/2 मतलब 4/2 इक्वल टू। अब तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, लेकिन पहले नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा पॉइंट नोट कीजिए। इफ ए गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन्स एन एटम whose valency is 2, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर etc, दो वैलेंसी वाला एटम्स, मैग्नीशियम कैल्शियम भी है लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आपको ऑक्सीजन और सल्फर मिलेंगे। अगर C4H4O है तो क्या होगा? C4H4 होगा। Du की बात करें तो 10 माइनस 4/2 6/2 इक्वल टू 3। लास्ट पॉइंट चौथा नोट कीजिए। If a given molecular formula contains an atom whose valency is 3, then one hydrogen is decreased in given molecular formula for such one atom। अब अगर यहाँ पे हम लोग C3H9N की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे N के लिए आपको एक H हटाना होगा, तो C3H8 हो गया, Du की बात करें 0 होगा, ठीक है। अब अगर देखें हम लोग, आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br CHO है और यहाँ पे CH2NH2 अगर लिखें। अब अगर यहाँ पे आपसे Du कहा जाए निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले कार्बन काउंट कीजिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है? तो 2 2 4 5 6 7 1 8 है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ब्रोमीन है। सबसे पहले हम लोग ब्रोमीन के लिए वर्क करेंगे, तो आपको सेकंड पॉइंट बताया गया था, अगर एटम का वैलेंसी 1 होगा तो हाइड्रोजन मानेंगे, C5H8 की जगह क्या होगा? 9NO। अब देखिए ऑक्सीजन के लिए वैलेंसी 2 है, इग्नोर करेंगे, तो C5H9N
अब अगर नाइट्रोजन की बात करें तो एक H कम करना हो तो फॉर्मूला C5H8। du अगर आप निकालेंगे तो 12 माइनस 8/2 4/2 इक्वल टू 2 हो। उसको आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली आप देखिए एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, du एक हो गया। CHO का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, CHO का स्ट्रक्चर ये होता है, कितने पाई बॉन्ड हो गए? 2। डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट। अब अगर आपके पास कंपाउंड है यहाँ पे du कितना होगा, डायरेक्ट आप निकालिए। एक पाई बॉन्ड है, ये रिंग है, तो du कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखिए ये अब जारी है, du कितना होगा? एक रिंग 3 पाई, du आपका 4 होगा। अगर इसके बारे में कहा जाता तो भी आप du क्या करते हैं? 4 करते हैं, चूंकि ज्यादा सेल स्ट्रक्चर ये है सबको मालूम। अब उसी ढंग से अगर हम लोग यहां पे du निकालने के लिए कहा जाए, कितने du होंगे? कितने? देखिए दिस कंपाउंड इज नेफ्थलीन, आपको कितना लगेगा? 2 बेंजीन देंगे मतलब 8, लेकिन ये आंसर गलत है। du आपका 8 नहीं होगा। सही आंसर क्या है? देखिए ये कंपाउंड कितने हैं? 2। पाई बॉन्ड कितने हैं? 5। तो यहाँ पे du कितना होगा? यहाँ पे du 7 होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग du अप्लाई करके आइसोमर्स निकालेंगे, तो डिवाइड करके आएंगे। अगले क्लास में हम लोग नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद द हेल्प ऑफ du हम लोग निकालेंगे।